हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम गद्य खंड के 7 चैप्टर ओ सदा निरा के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके सारांश को इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो ये चैप्टर आपका गद्य खंड के इतिहास का सबसे बोरिंग चैप्टर है। हालांकि इस चैप्टर को अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी आपके लिए यही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो 100% कंसंट्रेशन के साथ आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ हम इसकी कंप्लीट चीज़ों को कवर करने वाले हैं और यहाँ पे हम इसके सारांश के एक्सटेंडेड वर्जन को देखने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे जितने वर्ड में आपको अपने एग्जाम में सारांश को आंसर करना है, उससे ज़्यादा वर्ड में हम इस सारांश को देखने वाले हैं। ऐसा इसलिए कि अगर एग्जाम में आप कुछ पॉइंट्स को भूल भी जाओ तो उस केस में भी आपको जो पॉइंट्स याद रहेंगे उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आप आसानी से कंप्लीट सारांश को आंसर कर पाओ और आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स कर पाओ। तो ठीक है, स्टार्ट करते इस वीडियो को सबसे पहले हम सारांश के साथ। और देखो, ओ सदा नीरा कहकर यहाँ पे गंडक नदी को संबोधित किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम। ओ सदा नीरा चंपारण के उस विस्तृत भूभाग जो बिहार के उत्तर पश्चिम कोण पर स्थित है कि गौरवशाली गाथा का इतिहास अपने अंतर में समेटे हुए। आपको पता होगा चंपारण में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो ओ सदा नीरा चंपारण की उस भूमि पे जो बिहार के उत्तर पश्चिम कोण पर स्थित है कि गौरवशाली गाथा का इतिहास अपने अंतर में समेटे हुए। ये पलाश, साल एवं अन्य वृक्षों की छाया में लात से सिकुड़ी सिमटी नदियों से अपनी तृष्णा की तृप्ति कर रहा है। आपको पता होगा पलाश, साल, ये सारे पेड़ पौधे होते हैं। फिर मानव मन की क्रूरता ने इसकी सुषमा का भरपूर शोषण किया है। तो मानव मन की जो क्रूरता है उसने इसकी सुषमा का शोषण किया है। लेखक इस क्षेत्र के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से क्षुब्ध है, वन नंगे हो गए। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण यानी कि पेड़ की अंधाधुंध कटाई के कारण लेखक बहुत ही दुखी हैं। और विकास की दौड़ एवं भूमि के अपहरण, भूमि के अपहरण का मतलब ये हुआ कि भवनों का जो निर्माण हो रहा है, जो नए नए इंडस्ट्री आ रहे हैं, तथा ट्रैक्टर की जुताई द्वारा सरसरीला नदियों को श्रीहीन कर दिया गया है। चंपारण की पावन भूमि कभी गौतम बुद्ध की कर्मस्थली और भगवान वर्धमान महावीर की जन्मस्थली रहा करती थी। कालांतर में यानी कि भूतकाल में, पिछले जमाने में बाहर से अनेक आक्रमणकारी यहाँ आए थे और अन्य प्रदेशों से भी अनेक जातियाँ यहाँ पे आई थी और वो यहाँ पे आकर बस गए थे और इस कारण विभिन्न संस्कृतियों का ये संगम स्थल भी माना जाता है। तो नीलहे गुरु द्वारा ये शोषण का यह गवाह भी है। तो नीलहे गुरु, आपको पता होगा कि यहाँ पे चंपारण में जितने भी किसान थे उन सभी को अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती के लिए उकसाया जाता था। लेकिन जब से गांधी जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, तब किसानों को इससे मुक्ति मिली थी नील की खेती से। ठीक है, तो देखो महात्मा गांधी के पावन चरण यहाँ पड़े थे, बिल्कुल पड़े थे। उनके द्वारा यहाँ के जन समुदाय को उत्पीड़न से मुक्ति मिली थी। अभी मैंने आपको बताया इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था जिससे यहाँ के जन समुदाय को इससे उत्पीड़न से मुक्ति मिली थी। गांधी जी द्वारा स्थापित बड़हरवा, मधुबन और मितिहरवा आश्रम ने वहाँ के जनजीवन को नवजीवन दिया है। तो बड़हरवा, मधुबन और मितिहरवा आश्रम ये सारे गांधी जी के द्वारा यहाँ पे स्थापित किए गए थे और अनेक बौद्धों एवं जैन तीर्थ स्थल, स्तूपों एवं स्मारकों, स्तंभों से चंपारण का चप्पा चप्पा भरा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बौद्ध जैन धर्मों के तीर्थ स्थल, स्तूप, स्मारक वगैरह वगैरह यहाँ पे बहुत सारे चप्पा चप्पे जगह पे यहाँ पे भरे हुए हैं। सम्राट अशोक का लौर्य नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ अपने शिलालेख द्वारा उस समय की शासन व्यवस्था का दस्तावेज है। तो सम्राट अशोक का जो सिंह स्तंभ है वो उस समय की शासन व्यवस्था का दस्तावेज प्रदान करता है। पतित पावनी गंडक नदी चंपारण की भूमि को अपने स्पर्श से पवित्र करती रही है। हिमालय की तराई से चलकर, याद रखना हिमालय की तराई से चलकर, आपको पता होगा हिमालय जो है वो ऊंचा है, तो हिमालय की तराई से चलकर सोनपुर के हरियर क्षेत्र तक गंडक के किनारे पर अनेक तीर्थों के अवशेष एवं समाधियाँ बिखरी पड़ी है। तो यही कारण है कि यहाँ पे गंडक के किनारे पर अनेकों तीर्थों के अवशेष और समाधियाँ बिखरी पड़ी रहती है। भैंसारोटन के निकट वाल्मीकि नगर में रामायण के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और अब यही भैंसारोटन जंगल के बीच नवीन जीवन केंद्र के निर्माण का आधुनिक तीर्थस्थल बन गया है। और देखो अब क्योंकि विकास हो रहा है तो भारतीय इंजीनियर गंडक घाटी योजना के अंतर्गत 120 मील लंबी पश्चिम नहर तथा 55 मील लंबी पूर्वी नहर के निर्माण कार्य में संलग्न है। यानी कि अब धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है और वही भैंसारोटन लगभग 3000 फीट लंबा बैराज बन रहा है जिसके ऊपर रेल एवं सड़क संभावित है। तो ये प्रस्तावित है। कुल 41.49 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई इन शहरों के द्वारा होगी। लेखक गंडक घाटी योजना द्वारा निर्मित नहर तथा बैराज की गर्भ में विकास की अलौकिकरण का दर्शन कर रहे हैं। तो ये लेखक अपने विचार दिखा रहे हैं कि वो जो बैराज बन रहे हैं, जो नहर बन रहे हैं, इससे वो उसके विकास के अलौकिकरण का दर्शन कर रहा है। नगरों में उसे नारायण की भुजाओं के दर्शन हो रहे हैं और उस गज और ग्राह के युद्ध का यहीं पर अंत होता दिख रहा है। गज ग्राह कुछ नहीं है, बस इनकी लड़ाई यहाँ पे शुरू हुई थी। नहरों तथा बैराज के अभूतपूर्व निर्माण जिसे लेखक भगवान का नृत्य विराट रूप कहता है, इंजीनियरों, विश्वकर्मियों तथा मजदूरों का नमन यानी कि नमस्कार करता है।
नए तीर्थ स्थल, मूर्तियों एवं भव्य मंदिरों में प्राण का संचार करेंगे। अर्थात इन नहरों तथा बैराज का जल लाखों एकड़ जमीन को सींच कर उसे उर्वर एवं सस्यामला बना देगा। अंत में लेखक परम पावनी गंडक को कई नामों से संबोधित करते हुए ये कहता है कि ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ मद गंडक आदि अनेक नामों से संबोधित करते हुए कहता है कि दीनहीन यानी कि आम जनता इन नामों से तो तुम्हारा गुणगान करती रही है, किंतु तेरी निरंतर चंचल धारा ने सदा उनके पुष्पों यानी कि उनके फूलों का एवं उनके तीर्थों को ठुकरा दिया, यानी कि तेरी बाढ़ उन्हें संतुष्ट करती रही है। उनके भवनों एवं संपत्ति को तुम्हारी धारा हमेशा नष्ट करती रही है, किंतु आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी है, वो बहुत शीघ्र नष्ट नहीं हो पाएगी, वो बहुत शीघ्र नष्ट नहीं हो पाएगी। अर्थात गंडक के ऊपर जो बैराज और नहर बनी है उसकी नींव की दीवार बहुत गहरी तथा मजबूत है, क्योंकि जो बैराज है वो सारे सरकारी फंड से बन रहे हैं। आपको पता होगा कितनी ज़्यादा वो मजबूत है, कितनी ज़्यादा वो गहरी है। गंडक नदी का तीव्र प्रभाव भी उसे तोड़ नहीं सकता। तो ये सारी बातें लेखक ने इस चैप्टर में कही है। तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट सारांश को देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारांश अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सारांश के बाद अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से आपसे कई शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे जो हमने सारांश में कवर नहीं किया था, तो घबराना नहीं है। जिन पॉइंट्स को हमने सारांश में स्किप किया था उन पॉइंट्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए उन्हें हम सब्जेक्टिव में ही कवर करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, जो कि एक ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ते क्या कारण है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है। जंगल के वृक्ष जल राशि को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं, नदियों को उन्मुक्त नदियों में बनाने से रोकते हैं। उतार वृक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करती है। यदि जल राशि नदी की सीमाओं से ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आती है, लेकिन जब बीच में उसकी शक्ति को ललकारने वाले यह गगनचुंबी वैन ना हो तब नदियाँ प्रचंड काली का रूप धारण कर लेती है। और चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के मुख्य कारण यही है, ठीक है, पेड़ का कटाव। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमने कर लिया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कई बार इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं कि इसका वर्णन कहाँ पे किया गया था। तो देखो क्वेश्चन है कि इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। तो क्रीमियाई प्रक्रिया होता क्या है। क्रीमियाई प्रक्रिया अगर हम इसे केमिस्ट्री में देखें तो क्रीमियाई प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पारे को सोने में बदला जाता है, फिर पारे को कुछ विलेपनों के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। पाठ के संदर्भ में लेखक ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार पारा जब कुछ विलेपनों के साथ गर्म करके एक दूसरे प्रकार का पदार्थ बन जाता है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण से आई 10वीं संस्कृति और रक्त यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गई है तथा एक मिश्रित संस्कृति का रूप लेकर एक नया आकार ले बैठी है, और इसे हम कहते हैं इतिहास की क्रीमियाई, ठीक है। यानी कि दूसरी संस्कृति एक दूसरी संस्कृति के साथ मिल गई और इस प्रकार एक मिश्रित संस्कृति का आकार ले बैठा, तो इसे कहते हैं हम इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने अच्छे से देख लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। तो ये ओराव भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ये धांगड़ एक आदिवासी जाति भी होता है। इसको नील्हे अंग्रेजी मजदूर और नील की खेती करने हेतु 18वीं शताब्दी में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से यहाँ यानी कि चंपारण में लाए थे। धांगड़ जाति आदिवासी जाति है। ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज होते हैं, पर ये अपने आप को आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। धांगड़ जाति के व्यक्ति मिश्रित ओराव भाषा में ही बात करते हैं क्योंकि इनकी भाषा ही ओराव है। निबंध के अनुसार धांगड़ों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। इस जाति के नर नारी संध्या के समय मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्यों का आयोजन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं जो पूछे गए भी हैं, जिसे हम कवर करने भी वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। तो देखो थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सींकों से बनाया जाता है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वो सींकों से बनाया जाता है। उसकी कई रंगों के द्वारा डिजाइन बनाई जाती है। सिंक की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगी होती है। दीपक जो प्रकाश बिखेरता है उसकी आकृति भी कलापूर्ण होती है। शिकारी किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं वहाँ भी सौंदर्य और उपयोगिता का विलक्षण मिश्रण रहता है। उनके यहाँ नववधु जब प्रथम बार खेत पर खाना लेकर अपनी पति के पास जाती है उस समय का दृश्य बड़ा कलात्मक होता है। वह अपने मस्तिष्क पर एक पीढ़ा रखती है, और ये क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि वो अपने मस्तक पर क्या रखती है। तो वो अपने मस्तक पर पीढ़ा रखती है जिसमें 3 लटें वेनियों की भांति लटकी रहती है।
प्रत्येक लट में धवल चिप हो और एक बीज विशेष के सफ़ेद दाने पिरोए रहते हैं। पीढ़े के ऊपर सिंह की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रहता है। टोकरी को दोनों हाथों से संभाल जब वह लाज भरी सुहाग भरी धीरे धीरे खेत की पकवाती है तो शिव की वेनियाँ रजत कंकन की भांति झंकृत हो उठती है और सारे गांव को पता चल जाता है कि वधु अपने प्रीतम को कलेवा कराने जा रही है। तो ये क्वेश्चंस आपसे, इस क्वेश्चन से कई सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवा लिया। इसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। तो देखो ये आपको बहुत पहले से पता होगा, अंग्रेज नीलहे किसानों पर बहुत से अत्याचार किया करते थे। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। उन्हें कुल भूमि के निश्चित भाग पर, कुल भूमि की एक निश्चित भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था, लेकिन बाद में इसे मुक्त करने के लिए एक मोटी रकम ली जाने लगी थी। इन गोरे ठेकेदारों ने बहुत कम अदायगी में हजारों एकड़ जमीन ले ली थी। इसके अतिरिक्त किसानों को कई तरह के कर तथा नजराने भी देने पड़ते थे। तो ये सारे अत्याचार अंग्रेज नीले किसानों पर किया करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। तो उन्होंने दिलचस्पी इसलिए नहीं ली क्योंकि इसके पीछे उनका स्वार्थ छिपा था। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज में इसलिए दिलचस्पी नहीं ली ताकि दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे। इस तरह चंपारण पर वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य की छाया वाला शासन चलता रहा था। तो यही कारण था कि उन्होंने, अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं ली थी। इसके पीछे उनका एक स्वार्थ था। फिर अब 7 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने अनेकों काम किए थे। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किया है। वे है बरहरवा, मधुवन और भितिहारवा। ये मैंने आपको सारांश में भी करवाया था। बरहरवा, मधुवन और भितिहारवा, ये 3 आश्रम जो थे वो गांधी के द्वारा स्थापित किए गए थे। कहाँ? चंपारण में, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख लिया। तो अब एक और क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी भितिहरवा विद्यालय में शिक्षक थे और भितिहरवा विद्यालय को चंपारण में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सन 1917 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था भितिहरवा आश्रम की व्यवस्था देखने और शिक्षा देने के लिए। उनको ये काम भी सौंपा गया था कि ग्रामवासियों के दिल से भय भी दूर किया जाए। वे वहाँ 1 वर्ष तक रहे थे। पुंडलिक जी यहाँ पे 1 वर्ष तक रहे थे, लेकिन इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिले से निर्वासित कर दिया था। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी 3 साल में अपने पुराने स्थान को वो देखने आ जाया करते थे। कौन? पुंडलिक जी। तो अब सब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उन्हें क्या अंतर है। बहुत ही क्वेश्चन है। देखो आप सिंपल सी बात जान लो, मन गहरा होता है और चौर उथला होता है। ठीक है, तो देखो चंपारण में गंडक नदी के दोनों ओर विभिन्न आकृतियों के ताल बने हुए हैं। ये ताल कहीं उथले हैं और कहीं गहरे। ये सभी ताल टेढ़े मेढ़े हैं। इन तालों में निर्मल जल भरा हुआ है। इन तालों को ही चौर और मन कहते हैं। जो उथले ताल होते हैं उन्हें चौर कहा जाता है। चौरों में गर्मियों व सर्दियों में पानी कम हो जाता है। इसके विपरीत विशाल व गहरे तालों को मन कहा जाता है। इनके द्वारा खेती भी की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया चौर और मन। अब हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया, सारांश को कवर कर लिया। तो अब बारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 1917 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता होगा पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। ठीक है, तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म भगत सिंह के जन्म के 10 साल बाद यानी कि 1917 में हुआ था। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बिहार में शरणार्थी कहाँ से आए थे। तो बिहार में जो शरणार्थी हैं वो पूर्वी बंगाल से आए थे, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नववधु जब पहली बार अपने पति को कलेऊ देने जाती है तो उसके सिर पर क्या होता है। तो जब मैंने आपको सब्जेक्टिव करवाया तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देखो इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीढ़ा। ठीक है, फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ था। तो माथुर जी की एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था। तो मेरी बांसुरी एकांकी का सरस्वती पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है, पुंडलिक जी कौन है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये कहाँ रहते थे? तो ये बेलगांव में रहते थे। इन्हें कहाँ बुलाया गया था? इन्हें चंपारण बुलाया गया था। किनके द्वारा बुलाया गया था? गांधी जी के द्वारा बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? पढ़ाने के लिए बुलाया गया था। फिर एक साल के बाद इन्हें किसने हटा दिया था? तो अंग्रेजों ने उन जिले से इन्हें हटा दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र मूलतः क्या है? तो पिछले कुछ को देखकर आपको पता चल चुका होगा कि जगदीश चंद्र एक नाटककार थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश को माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? तो इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, कौन सा सम्मान मिला था और कौन सी इन्हें उपाधि मिली थी, सारी चीज़ों को हम ऑब्जेक्टिव में देखने वाले हैं। तो इन्हें अवार्ड मिला था कालिदास अवार्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा कि जगदीश माथुर को कालिदास अवार्ड मिला था। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा के लेखक हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो अभी मैंने आपको देखा था कि माथुर जी को कौन सा अवार्ड मिला था। अब हम देख रहे हैं कि माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें सम्मानित किया गया था बिहार राजभाषा पुरस्कार से, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ओ सदा नीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया, ये मैंने आपको सारांश के स्टार्ट में बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था? तो बहुत ही फेमस सत्याग्रह था और उस सत्याग्रह का नाम था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में। किस लिए हुआ था? किसानों को नील की खेती के बंधन से मुक्त करवाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था? तो इस अभियान का सबसे बड़ा वरदान निर्भीकता था, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? तो वो है नंदनगढ़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? तो अभी हमने देखा था कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, फिर हमने देखा था कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला था, फिर अब हम देख रहे हैं कि इन्हें कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया है। तो इन्हें विभूषित किया गया है विद्या वारिधि से। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर अब 18 नंबर क्वेश्चन है, माथुर जी के निबंध कैसे हैं? तो माथुर जी के निबंध ललित हैं, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 19 नंबर क्वेश्चन, और वो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि चंपारण की संस्कृति पर ये लिखी गई है। इसे हमने कई बार देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके सारांश को इस वीडियो में देख लिया है। तो अब आपको पता होगा हम क्या करने वाले हैं, इट्स PYQ सेशन टाइम। ठीक है, तो आज हम आपको बहुत सारे होमवर्क देने वाले हैं और जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है? तो ये मैंने आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं करवाया, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली आपको बहुत बार बता दिया कि ओ सदा नीरा एक निबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौर और मन किसे कहते हैं? तो ये सब्जेक्टिव के लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसे कवर किया था। चौर और मन क्या होता है? मन गहरा होता है और चौर उथला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो आपको पता चल चुका होगा, इसका भी आंसर आपको नहीं करना। अगर चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो। इसके अलावा अब देख सकते हो आप हमारे संगत का क्या असर आप पे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1907 ईस्वी में भगत सिंह का जन्म हुआ था। ये तो हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ये भी इजी क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होगा? हाँ, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि इसका क्या आंसर होगा। फिर इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, और इसके बाद जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? और ये भी मैंने आपको बता दिया है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड
क्वेश्चन नंबर 4, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? इसका क्या आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करना। बाकी आप देख सकते हो इसके पहले का क्वेश्चन, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो वो हुए थे गदर पार्टी की ओर। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था, ठीक है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमारे। तो अब आप देख सकते हो कि हमारी इस हिंदी की सीरीज़ का आपके एग्जाम के लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए कितना इम्पैक्टफुल रहने वाला है ये सीरीज़ आपके एग्जाम के लिए। देखो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दे। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हमें वाक्शक्ति ना होती तो क्या होता? क्या आप इसे सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे, इसे हमने फर्स्ट चैप्टर में ही कवर किया था। सेकंड क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध वर्णन है? तो ये भी मैंने आपको करवा दिया सेकंड चैप्टर में, उसने कहा था, जो कि एक कहानी थी। फिर इसके बाद गैंग्रीन क्या है? तो ये भी मैंने आपको करवा दिया, और ये किस चैप्टर में करवाया था? इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। इसके अलावा जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, वो है कि इतिहास की क्रिमियाई प्रक्रिया का क्या है? तो मैंने आपको बता दिया क्रिमियाई प्रक्रिया क्या होती है, केमिस्ट्री में भी और इतिहास में भी। तो इन चारों क्वेश्चंस का आंसर आपको अभी कॉपी में कर हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप इतना मेहनत कर सकते हो। मैं जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतनी मेहनत हमारे लिए भी कर सकते हो। इन चारों क्वेश्चन का आंसर करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, बिल्कुल आनी भी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हर एक दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारी इस वीडियो पे कमेंट जरूर से ज़रूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।